कम्युनिज्म एक ऐसा विचार है जिससे जुड़े लोगों की सत्ता कहीं भी हो, वहां पॉलिटिकल वायलेंस और ह्यूमन जेनोसाइड अर्थात राजनीतिक हिंसा और मानव नरसंहार यह एक कॉमन रूप से दिखाई देता है। चाहे वो चीन हो, क्यूबा हो या यूएसएसआर हो या शीत युद्ध के दौरान का ईस्टर्न यूरोप हो। भारत में भी देखें तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल इससे अछूता नहीं रहा है। इसी तरह से तमाम क्षेत्रों में कम्युनिस्टों ने नरसंहारों को अंजाम दिया है। ऐसा ही एक नरसंहार कम्युनिस्टों ने पश्चिम बंगाल में अंजाम दिया था और इस नरसंहार पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। इस नरसंहार पर चुप्पी साध ली जाती है और इस नरसंहार में 10,000 ऐसे लोग मारे गए थे जिनकी बात करते हुए कम्युनिज्म के जो तथाकथित सिपह सलार हैं वो थकते नहीं हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं ऐसे ही एक कम्युनिस्टों के द्वारा किए गए नरसंहार के बारे में, जो था मरीच झापी का नरसंहार। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। पश्चिम बंगाल की एक जगह है जहां गंगा की दो धाराएं हुगली और पद्मा समंदर में जाकर मिल जाती हैं। यही है एक सुनसान सा दलदली सा द्वीप मरीच झापी। इसी जगह पर तत्कालीन ज्योति बसु की वामपंथी सरकार ने हजारों हिंदू शरणार्थियों को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था। इसकी कहानी शुरू होती है भारत के विभाजन से। भारत का विभाजन एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिससे मिले घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भारत जिसे मातृभूमि माना जाता है उसे टुकड़ों में बांट दिया गया। तत्कालीन नेताओं और जिहादी मानसिकता के लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश का विभाजन करा दिया। विभाजन भारत के दोनों ओर हुआ था, पूर्व और पश्चिम में। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। ट्रेन से भरकर लाशें भारत में आ रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से में कुछ वक्त में स्थितियां कुछ सामान्य होती गई, लेकिन पूर्वी क्षेत्र लगातार जलता रहा। इसी वजह से विस्थापन की जो प्रक्रिया पश्चिम में थम चुकी थी, वह पूर्वी क्षेत्र में लगातार जारी रही। बांग्लादेश से धार्मिक रूप से उत्पीड़न झेलने के बाद बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण लेने आते रहे। यह वही लोग थे जिन्होंने 1946 के मतदान के समय भारत के विभाजन के विरोध में मतदान किया था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां से बाद में आने के कारण इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती थी। 1971 के युद्ध के दौरान 1 करोड़ से अधिक हिंदू शरणार्थी भारत आए, जिनमें अधिकांश दलित समुदाय से थे। उन्हें भारत सरकार ने अलग अलग कैंपों में रखा, लेकिन नागरिकता नहीं दी गई। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों में ज्यादातर बेहद गरीब परिवारों के और दलित समुदाय से आने वाले लोग थे। गरीबों, दलितों, वंचितों और मजदूर वर्ग की बात करने वाले कम्युनिस्ट जो दल थे, उन लोगों ने भी इनका फायदा उठाने का प्रयास किया। दरअसल उन लोगों ने सत्ता में आने पर इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया और इसी के चलते 1977 में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने इस सरकार के आने के बाद भी अपने इस वादे को दोहराया था। इसके बाद जो बांग्लादेश से आए जो हिंदू शरणार्थी थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जा चुके थे, जैसे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में, असम के अन्य अन्य क्षेत्रों में जा चुके थे, वो सभी बांग्लादेशी हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल की ओर वापस पलायन किया। लेकिन किसी तरह की सहायता कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें या कम्युनिस्ट सरकार से उन्हें नहीं मिली और इसी को देखते हुए उन्होंने जो सुनसान दलदली द्वीप था मरीच झापी, वहां अपना ठिकाना बनाया। इसी जगह पर उन्होंने खेती शुरू की, छोटे विद्यालय शुरू किए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक सामान्य सी व्यवस्था की। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार को 1947 में भारत विभाजन के विरोध में किए गए मतदान का बदला लेने की सनक ने इन हिंदू शरणार्थियों के लिए मरीच झापी को एक खूनी द्वीप में बदल डाला।
100 से अधिक पुलिस जहाज और 2 स्टीमर भेजकर राज्य की कम्युनिस्ट सरकार ने द्वीप की पूरी घेरेबंदी कर दी। वहां से आवागमन के सारे रास्ते बंद कर दिए। द्वीप के चारों ओर जो वो समुद्रों से घिरा हुआ था, इसकी वजह से वहां पीने का पानी का एकमात्र स्रोत था, उसमें भी सरकारी आदेश के बाद जहर मिला दिया गया। कम्युनिस्ट सरकार के केवल इस आर्थिक घेरेबंदी के दौरान ही 2000 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे भी शामिल थे। मजबूरी में हिंदू शरणार्थी लोगों को द्वीप से निकलना पड़ा। कुछ लोगों को वहीं मार दिया गया। मारकर लाशों को समुद्र में ही फेंक दिया गया। सुंदरबन के जंगलों में लाशों को छोड़ दिया गया, जिसे खाकर वहां के जो बाघ हैं वो आदमखोर बन गए। इस पूरे किस्से को लेकर, इस पूरे घटना को लेकर जो दलित लेखक हैं मनोरंजन व्यापारी, वो इस नरसंहार को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वो कहते हैं यह एक ऐसा नरसंहार है जिसने सुंदरबन के बाघों को आदमखोर बना दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 हिंदुओं का कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा नरसंहार किया गया था, जिसमें अधिकांश दलित समुदाय से थे। कम्युनिस्टों के द्वारा इस नरसंहार को अंजाम दिया गया और इतिहास के पन्नों से इस नरसंहार को पूरी तरह मिटाने में कम्युनिस्टों के साथ साथ कांग्रेस ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देश में, राज्यों में उसके बाद अलग अलग जगह पे कांग्रेस की ही सरकार आई और उन्होंने कभी इसको बाहर नहीं आने दिया। इस नरसंहार का जो सबसे प्रामाणिक विवरण हमें मिलता है वो दीप हालदार की किताब द ब्लड आइलैंड में मिलता है। इस किताब में लगभग प्रत्येक घटना और प्रत्येक दिनों की गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो इस नरसंहार के विभत्स रूप को दिखाती है। इस पुस्तक के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी जो बुक में उल्लेख है, उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी कहता है कि 14 मई से लेकर 16 मई के बीच जो घटना मरीच झापी में हुई, वह स्वतंत्र भारत में मानव अधिकारों का सबसे खौफनाक उल्लंघन था। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने जबरन 10,000 से अधिक लोगों को द्वीप से पूरी तरह खदेड़ दिया था। उन असहाय लोगों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई और लगभग 7,000 लोग मारे गए, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। जनवरी 1979 में द्वीप पर बांग्लादेश से आए करीब 40,000 हिंदू शरणार्थी मौजूद थे। इस बीच बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हें यहां से भगाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। पहले तो 26 जनवरी को उस पूरे द्वीप में धारा 144 लगाई गई और पूरे द्वीप को 100 मोटर बोट्स के माध्यम से घेर लिया गया। दवाई, अनाज सहित सभी वस्तुओं की आपूर्ति को रोक दिया गया। इसके बाद अलग अलग जो पुलिस थे उन्हें ऑर्डर दिया गया, जो एकमात्र स्रोत था मीठे पानी का, उसमें जहर मिला दिया गया। और फिर उन पुलिस वालों ने, और कहा जाता है कि उन पुलिस वालों के भेष में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, उन्हें इसमें शामिल किया गया और उन लोगों ने वहां पे मरीच झापी में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों को, जिसमें दलित समुदाय के लोग ज्यादा थे, उनके साथ, उन महिलाओं के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उन्हें मार मार कर नदियों में फेंक दिया। और वो नदी में बहती हुई लाशें जब सुंदरबन में जाने लगी तो सुंदरबन के बाघ उन लाशों को खाने लगे और इस वजह से वो आदमखोर बने। और कभी भी इस घटना को लेकर, इस नरसंहार को लेकर कोई व्यापक जांच नहीं हुई। कभी किसी को इस पूरे घटना को, इस नरसंहार को लेकर सजा नहीं मिली, बल्कि इस घटना के समय जो पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्हें एक महान नेता के तौर पर पेश किया जाता है। कभी यह राय थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। यह थी कम्युनिस्ट सरकार की असलियत। यह थी ज्योति बसु के कार्यकाल में कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा किए गए नरसंहार की असलियत। और इस नरसंहार को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं होती, कभी इस पर कोई डिबेट नहीं होती। मुख्य धारा की मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती। मुख्य धारा के मंचों में कभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या आपने कभी आज से पहले
इस नरसंहार के बारे में सुना था? यदि आपने इसके बारे में सुना था तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप इस नरसंहार के बारे में क्या जानते थे। और यदि आपने पहली बार इस नरसंहार के बारे में सुना है तो भी आप बताइए कि आफ्टर ऑल इस नरसंहार को छुपाने में किन लोगों का हाथ था। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज देखने के लिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।